नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पिछले एक हफ्ते का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर से, उनको लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। और आप ये विश्वास मानिए कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें आपको इन प्रश्नों से ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। आप ये विश्वास मान के इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसके अलावा करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों के अलावा मैं मॉडर्न हिस्ट्री के भी कुछ प्रश्न लाया हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। सो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? देखिए, अब तक आपने इससे पहले 2 ओलंपिक पढ़े होंगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, जो कि दोनों टोक्यो में हुए थे पिछले साल। अब जो यहाँ 2022 में ओलंपिक है, वो है शीतकालीन ओलंपिक, जो कि कहाँ हो रहा है? बीजिंग में हो रहा है। बीजिंग चाइना में हो रहा है, ठीक। और हमारा इतिहास रहा है, मतलब भारत का इतिहास रहा है कि अब तक हमने इसमें कोई भी मेडल नहीं जीता है। और अब की बार भी केवल मात्र एक ही एथलीट पार्टिसिपेट कर रहा है भारत की तरफ से, जो कि हैं आरिफ खान। और आरिफ खान ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन्होंने ही भारतीय दल की अगुवाई भी की है शीतकालीन ओलंपिक हमारे 2022 में, ठीक है। और इनका जो खेल है वो है स्कीइंग। स्कीइंग से संबंधित हैं ये। एक्चुअली में जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर में आप लोग अगर देखे होंगे तो स्टिक के माध्यम से ऐसे स्लाइडिंग करने वाली एक खेल होता है, उसी खेल को स्कीइंग खेल कहते हैं। तो आरिफ खान का संबंध स्कीइंग खेल से है और उम्मीद जताते हैं कि जो भी भारतीय देश का गौरव है वो बढ़ा सकें और मेडल जीत के लाएं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक, पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा कि कहाँ हुआ है। तो कहाँ हुआ है? बीजिंग में हुआ है। और इसके अलावा केवल एक ही एथलीट हमारे भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि है आरिफ खान। और इन्होंने ही भारतीय दल की अगुवाई भी की है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके लिए। और इसके अलावा इसका जो शुभंकर है, मतलब जो इसका मोटो है, वो है ड्वेन ड्वेन। ड्वेन ड्वेन इसका शुभंकर है। आप लोग याद रखिएगा कि शीतकालीन ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है आपका? ड्वेन ड्वेन। मतलब इसका क्या है, एक इसमें एक लालटेन है, जलती हुई लालटेन है, और एक हंसता हुआ पांडा है इस ड्वेन ड्वेन में। तो उन्हीं को ड्वेन ड्वेन कहा गया है। तो ये जो है आपका शुभंकर है शीतकालीन ओलंपिक का, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक है वो बीजिंग में हो रहा है, मतलब चाइना में हो रहा है। और इसमें जो भारतीय दल की अगुवाई कर रहे हैं वो है आरिफ खान, जिनका संबंध है जम्मू कश्मीर से, और खेल है इनका स्कीइंग, ठीक। और शुभंकर है ड्वेन ड्वेन। इसके पहले आप लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में भी आप लोगों को जानकारी मिली होगी, आपने पढ़ा भी होगा कि भारत ने अब की बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था ओलंपिक में भी और पैरा ओलंपिक में भी, ठीक है। तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग को शायद पता होगा। लेकिन जो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है वो क्या है आपका, कि शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ है, ठीक। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न है वो आपको कई एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो मूर्ति का अनावरण किया है वो है श्री रामानुजाचार्य की। और ये कहाँ अनावरण किया है? हैदराबाद में। कहाँ किया है? हैदराबाद, मतलब तेलंगाना में। अगर राज्य पूछा जाए तो तेलंगाना, और स्थान पूछा जाए तो हैदराबाद। और इनकी जो मूर्ति की जो लंबाई है वो है 216 फीट। कितनी है? 216 फीट। किसकी प्रतिमा है? रामानुजाचार्य की, ठीक। और इसके अलावा आप ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये विश्व में दूसरी बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है। दूसरी बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो पहली कहाँ है? पहली थाईलैंड में महात्मा बुद्ध की है, ठीक है। पहली जो है बैठी हुई महात्मा बुद्ध की
थाईलैंड में सबसे ऊंची प्रतिमा है। और दूसरी कौन है? हमारे हैदराबाद में श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप बहुत ही अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। इसके अलावा आप लोगों ने दो और नाम सुने होंगे, एक सुना होगा आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी और एक है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो केवड़िया गुजरात में है, साधु बेट द्वीप पे, नर्मदा नदी के तट पर। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि किसकी है? सरदार पटेल की है। ठीक, और उसकी ऊंचाई 182 मीटर है और जिसके वास्तुकार थे राम सुतार। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न कभी ना कभी पूछा ही जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है एकता, और एकता जो है हमारे राजनीति में जो सबसे बड़ा एकतावाद लाए थे वो सरदार पटेल लाए थे, सारे राज्यों को जब उन्होंने इकट्ठा किया था आज़ादी के टाइम। तो इसी वजह से उनकी जो मूर्ति है उसको कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ है? केवड़िया गुजरात में, जिसकी लंबाई है 182 मीटर और इसके वास्तुकार हैं राम सुतार। ठीक, कहाँ है? साधु बेट द्वीप पे, केवड़िया गुजरात में। और तीसरा जो था वो था स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो पाली राजस्थान में है, पाली राजस्थान में। ठीक, और इसकी लंबाई जो है वो है 151 इंच की, 151 इंच की। और ये श्री वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की है। किसकी है? वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, 151 इंच की। और इसको क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ पीस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ पीस, जो कि कहाँ है? पाली राजस्थान में। तो देखिए 3 प्रश्न यहाँ से मैंने आपको बताया। पहला तो जो आपके सामने दिख ही रहा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जिसका अनावरण पीएम मोदी ने किया है 5 फरवरी को। हैदराबाद में 216 फीट की श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है और ये विश्व की दूसरी बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए पहली कहाँ है, तो पहली थाईलैंड में है, महात्मा बुद्ध की। ठीक, इसके अलावा एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया गुजरात में है, 182 मीटर, राम सुतार उसके वास्तुकार हैं। और स्टैचू ऑफ पीस है अगला, पाली राजस्थान में, 151 इंच की। ठीक, आई होप ये इससे रिलेटेड जो भी जितने प्रश्न थे वो आपको क्लियर होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, चलिए हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 में भारत ने किसे हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार जीत हासिल की है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अभी हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने 5वीं बार जीत लिया है और ये सबसे ज़्यादा बार जीता है, किसी भी टीम द्वारा सबसे ज़्यादा बार जीती गई प्रतियोगिता है। ठीक, तो भारत ने कितनी बार जीत लिया है? 5वीं बार जीत लिया है। और किसके नेतृत्व में जीता है? मतलब हमारे कप्तान कौन थे? वो थे यश धुल। हमारे कप्तान कौन थे? यश धुल। ठीक, और किसे हरा कर जीता है? इंग्लैंड को हरा कर जीता है। ठीक है, किसको हरा कर जीता है? इंग्लैंड को हरा कर जीता है। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो बांग्लादेश से अंडर 19 विश्व कप हम हार गए थे, लेकिन अब की बार भारत ने इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार अंडर 19 विश्व कप को जीता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये आयोजक देश जो इसका था वो था वेस्ट इंडीज़। कौन था? वेस्ट इंडीज़ था। ठीक, और मैन ऑफ द मैच भी ध्यान रखिएगा कि उसमें थे राज बावा, ऑलराउंडर हैं इंडिया के। उन्होंने 5 विकेट लिए थे और 35 रन की पारी भी खेली थी, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। और मैन ऑफ द सीरीज़ अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए तो डेवॉल्ड ब्रेविस, साउथ अफ्रीका के, उनको मिला था, डेवॉल्ड ब्रेविस को मैन ऑफ द सीरीज़। तो आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 को भारत ने 5वीं बार जीत लिया है इंग्लैंड को हराकर। कप्तान यश धुल थे, मैन ऑफ द मैच राज बावा थे, और मैन ऑफ द सीरीज़ डेवॉल्ड ब्रेविस, साउथ अफ्रीका के। ठीक, इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि इसके पहले और कब कब जीता है। सबसे पहली बार जो जीता था वो मोहम्मद कैफ के नेतृत्व में जीता था सन 2000 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद कैफ के नेतृत्व में सन 2000 में भारत ने सबसे पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता था। ठीक, तो ये जो तीनों प्रश्न आपको बताएं काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब देखते हैं हम चौथा प्रश्न क्या है हमारा। 6 फरवरी 2022 को भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारत रत्न कब मिला था?
जैसा आपको पता ही होगा कि सुरों की जो देवी थी हमारी लता मंगेशकर जी, उनका निधन हो गया है 92 वर्ष की उम्र में। और आप इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि इनको भारत रत्न कब मिला था। तो भारत रत्न जो इनको मिला था वो 2001 में मिला था, ठीक। और इसके अलावा उनको दादा साहब फाल्के जो अवार्ड होता है वो 1989 में मिला था, 1989 में। और पद्म विभूषण जो था 1999 में मिला था। देखिए इनको ऑनर्स तो बहुत मिले, इनको फ्रांस का भी ऑनर मिला था और बाकी मतलब कई पुरस्कार इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जीते। और इसके अलावा इन्होंने बहुत से गाने गाए, लगभग 30 से प्लस ज़्यादा भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इनको जो भारत रत्न मिला था वो 2001 में मिला था, ठीक। और इसके अलावा दादा साहब फाल्के 1989 में मिला था, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ से ये कभी बन सकता है कि पहले संगीतकार महिला कौन थी जिनको भारत रत्न मिला था। तो ध्यान रखिएगा सुब्बू लक्ष्मी, ये पहली संगीतकार महिला थी जिनको भारत रत्न मिला था, सुब्बू लक्ष्मी। लता मंगेशकर को 2001 में मिला था, लेकिन सुब्बू लक्ष्मी को उसके पहले ही मिल चुका था, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पांचवा है, एएफसी महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है। देखिए ये जो एएफसी महिला एशिया कप है ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि अब की बार जो इसका आयोजन हुआ था वो भारत में हुआ था, और भारत में भी मुंबई और पुणे में इसका मिलके आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किसने इसको जीता है। तो किसने जीता है, चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया है, ठीक। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर एएफसी महिला एशिया कप जीत लिया है और 9वीं बार जीता है। चीन ने सबसे ज़्यादा बार 9वीं बार इस प्रतियोगिता को जीता है। अच्छा, ये इसका संबंध किससे है, किस खेल से है। तो इसका संबंध फुटबॉल से है। महिला एशिया कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है, ठीक है। जिसको किसने जीत लिया है, चीन ने जीत लिया है दक्षिण कोरिया को हराकर। और इसका आयोजक देश कौन था, भारत था, ठीक। अब इसके अलावा देखिए फुटबॉल की बात आई है तो अब की बार आप ध्यान रखिएगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 का वो कतर दोहा में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, कतर दोहा में। और इसके पहले अभी कुछ फुटबॉल से रिलेटेड खेल भी हुए थे जैसे कोपा अमेरिका कप। तो कोपा अमेरिका कप भी पूछा जा सकता है कि कोपा अमेरिका कप किसने जीता था। तो कोपा अमेरिका कप जीता था अर्जेंटीना ने। किसने जीता था, अर्जेंटीना ने, ठीक। और इसके अलावा यूरो कप हुआ था, यूरो कप को इटली ने जीता था। अर्जेंटीना किसको हराकर जीती थी, ब्राज़ील को हराकर जीती थी कोपा अमेरिका कप। जबकि जो यूरो कप था उसको इटली ने इंग्लैंड को हरा के जीता था। किसको हरा के जीता था, इंग्लैंड को हरा के जीता था, ठीक है। और इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है कि फीफा का अभी हाल ही में बेस्ट फुटबॉलर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में अभी फीफा का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। किसको की चुना गया है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ये पोलैंड के हैं। इनको फीफा बेस्ट फुटबॉलर मिला है, ठीक। और इसके अलावा बैलन डी और अवार्ड भी मिला है। एक व्यक्ति हैं जिस काफ़ी फेमस हैं फुटबॉलर, बैलन डी और, वो मिला है लियोनेल मेसी को। इसको मिला है मेसी को, जो कि अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं, ठीक। तो बैलन डी और खिताब किसको मिला है, मेसी को मिला है। कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। जबकि फीफा बेस्ट फुटबॉलर किसको मिला है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। कहाँ के हैं, पोलैंड के हैं। कोपा अमेरिका कप किसने जीता है, अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा के जीता है। और यूरो कप किसने जीता है, इटली ने इंग्लैंड को हरा के जीता है। और एएफसी महिला एशिया कप किसने जीता है, चीन ने जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर। कितनी बार जीता है, 9वीं बार जीता है। और आयोजक देश कौन था हमारा, भारत था। कौन था, भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है। देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। इग्लू आप नाम सुने होंगे, जो बर्फीले जगह पे रहते हैं और जो उनका घर होता है वो बर्फ़ से बना होता है, जिसको हम इग्लू कहते हैं। जो एक जनजाति होती है एस्किमो, वो जनजाति भी पाई जाती है इग्लू, मतलब इग्लू में रहने वाली जो जनजाति होती है वो एस्किमो होती है।
ठीक। तो इसके अलावा आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े बना है वो कहाँ बना है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में बना है। कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर का नाम आया है तो जम्मू कश्मीर से ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो यहाँ कुछ बातें हुई हैं उसको भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ जो अभी एक त्यौहार मनाया गया है वो है पुष्कर महोत्सव। एक आप सुनेंगे पुष्कर मेला। पुष्कर मेला अलग है, पुष्कर मेला अजमेर में मनाया जाता है राजस्थान में, लेकिन पुष्कर महोत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके अलावा हेरात पर्व, एक हेरात पर्व होता है, वो भी कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ठीक। और यहाँ आपको पता ही है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ हंगुल पाए जाते हैं। ठीक। और ट्यूलिप गार्डन भी यहीं है। ट्यूलिप गार्डन अभी कहीं प्रश्न आया था किसी एग्ज़ाम में कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। ठीक है। वो कुछ ही दिनों के लिए खुलता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ठीक। हेरात पर्व और पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस, तो दलहन है तो 10 से आप याद रखिएगा, 10 से। ठीक है, दलहन है तो 10 फरवरी कब मनाया जाता है? 10 फरवरी। अच्छा, ये प्रश्न यहाँ रखने का एक उद्देश्य ये था कि आपको मैं बता सकूं कि 10 फरवरी को तो दलहन दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसके पहले 2016 को दलहन वर्ष घोषित किया गया था। 2016 को दलहन वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है। और जो इससे प्रश्न रिलेटेड है वो है कि 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसको? 2023 को। किसका? बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक। और दलहन कब हुआ था? 2016 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। और दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास मास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हो रहा है? ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, वो होगा कि हो गया लग गया है, लेकिन वो है। ठीक। तो भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हो रहा है? तो कहाँ स्थापित हो रहा है? खंडवा मध्य प्रदेश में। कहाँ हो रहा है? खंडवा मध्य प्रदेश में। अच्छा, कैसे ये हो रहा है? बायोमास जो होता है, आप सुनेंगे बायोमास फ्यूल होता है ना, तो उसकी मदद से हाइड्रोजन को बनाया जा रहा है। ठीक। तो लगभग 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन बनाया जा रहा है। और हाइड्रोजन को आपको पता होगा, इसको कहा जाता है भविष्य का ईंधन। क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो कहाँ स्थापित हो रहा है? खंडवा मध्य प्रदेश में। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापना हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अच्छा, अभी आपको याद होगा, अभी इससे पहले COP 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। COP 26 का आयोजन हुआ था, तो उसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत को जो कार्बन मुक्त है वो 2070 तक घोषित कर दिया जाएगा। भारत को कार्बन मुक्त कब तक किया जाएगा? 2070 तक, 70। ठीक। और 2047 को उसको ऊर्जा स्वतंत्र कर दिया जाएगा। भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से ऊर्जा स्वतंत्र करने की वजह से अब जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हो रहा है कि कार्बन से छोड़ करके, मतलब जो कार्बन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको बंद करके हाइड्रोजन की चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। ठीक। ताकि क्लीन फ्यूल का हम इस्तेमाल कर सकें और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र 2047 तक बना सके। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसी कारण से अब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन हो गए, सोलर हो गए, इन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाया जाए, जिसका लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। और कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक। 2070 तक क्या हो जाएगा? कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिएगा कि खंडवा मध्य प्रदेश में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित हो रहा है और अभी हाल ही में जियो पार्क की स्थापना हुई है मध्य प्रदेश के लम्हेटा गांव में।
मध्य प्रदेश के लम्हेटा गांव में जियो पार्क की स्थापना हुई है। ठीक, ये भी यहाँ ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक किसे बनाया गया है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है हमारा कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। ठीक है, उसका जो निदेशक है वो किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन को चुना गया है। किसको चुना गया है? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन को। ठीक है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। और इसका जो निदेशक है उसको किसको चुना गया है? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन को। ठीक, अब इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो उन्नी कृष्णन जी हैं, ये भारत का अभी एक पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, उसमें भी इनका रोल था। ठीक है, तो भारत का जो पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, उसमें भी ये थे। तो उन्हीं को अब क्या चुना गया है? विक्रम साराभाई केंद्र का नया निदेशक चुना गया है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि PSLV-C11 से हमारा पहला चंद्रयान मिशन भेजा गया था। किससे? PSLV-C11। PSLV होता है मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, उसको हम कहते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो PSLV-C11 से चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। और चंद्रयान सेकंड किससे भेजा गया था? GSLV मार्क 3 से। ठीक, GSLV मार्क 3 से भेजा गया था क्या? चंद्रयान सेकंड। और अभी आप ध्यान रखिएगा कि 2022 में ही चंद्रयान तीसरा भी भेजा जाएगा। ठीक है, चंद्रयान जो 2 था वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इसरो ने तीसरा जो चंद्रयान है वो 2022 में भेजने का फैसला किया है। ठीक, तो पहला जो चंद्रयान था वो PSLV-C11 से, दूसरा जो चंद्रयान था वो GSLV मार्क 3 से। इसके अलावा PSLV-C25 से हमारा मंगलयान मिशन, जो सबसे पहले भारत ने भेजा था पहली ही बार में, जो सफलता हासिल की थी, जिसपे अक्षय कुमार की एक मूवी मिशन मंगल भी बनी है, तो वो इसी मंगलयान से रिलेटेड है। और अगर पूछा जाए मंगलयान किससे भेजा गया था, तो PSLV-C25 से। किससे भेजा गया था? PSLV-C25 से। और PSLV-C37 मतलब 37 से, PSLV-C37 से भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था इसरो ने 104 सैटेलाइट भेजने का। एक ही साथ 104 सैटेलाइट भेजने का, जो अभी कुछ दिन पहले एलन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है उसने 143 रॉकेट भेज के ये रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो किसका था? इसरो का था, भारत का था। कितने सैटेलाइट? 104 सैटेलाइट। किस व्हीकल से? PSLV-C37 से। ठीक, और इसको किसने तोड़ा है? स्पेस एक्स ने। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसने 143 रॉकेट फॉल्कन 9 से भेज करके ये रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बन सकती थी मैंने इस प्रश्न में आपको बता दी। आप इन सब फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा, ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। देखिए, लास्ट प्रश्न हम देखते हैं हमारे करंट अफेयर के टॉपिक का, पिछले हफ्ते का, कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? जो विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है जयपुर, पिंक सिटी जिसे आप कहते हैं। जयपुर में 75,000 लोगों की क्षमता वाला तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। और पहला कहाँ है? बहुत चर्चा आपने सुनी होगी। पहला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, जिसको हम लोग पहले सरदार पटेल स्टेडियम कहते थे, मोटेरा, उसको अब कहा जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक, जहाँ ट्रंप जी आए थे। ठीक, तो उसी का नवीनीकरण करके स्टेडियम बनाया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और इसकी जो क्षमता है वो 1,10,000 की है। 1,10,000 लोगों की क्षमता है। ये पहला है सबसे बड़ा स्टेडियम। पहला ये हो गया। तीसरा जयपुर में बन रहा है 75,000 का। और दूसरा जो है वो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबर्न जो है ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक, वो लगभग 90,000 लोगों की क्षमता वाला है। तो मेलबर्न जो है वो दूसरे नंबर का है। मेलबर्न जो है वो दूसरे नंबर का है। पहला कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। दूसरा कौन सा है? MCG ऑस्ट्रेलिया 90,000। और तीसरा कौन सा बन रहा है? जयपुर 75,000 क्षमता वाला। ठीक,
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको करंट अफेयर के पिछले हफ्ते के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे और उनसे रिलेटेड भी जो भी प्रश्न पिछले हैं उनको मैंने डिस्कस किया। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो दोबारा इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपको इन जो भी प्रश्न मैंने 10 प्रश्न बताए हैं और जो भी फैक्ट्स मैंने इसके अलावा बताया है उन प्रश्नों में, उससे रिलेटेड आपको